Hello students, today we will discuss about the aquatic ecosystem. तो सबसे पहले हम जानेंगे aquatic ecosystem होता क्या है। तो हम इसका देखते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन क्या है, मैराइन एनवायरनमेंट का। जो मैराइन है वो आपके वाटर सोर्सेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके वाटर में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, इनका जो एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड मैराइन एनवायरनमेंट, और उसी से मिलकर बना है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। तो जो मैराइन एनवायरनमेंट है ऑफ द ओशियंस एंड द फ्रेश वाटर सिस्टम, जैसे आपकी वेटलैंड्स हो गई, कुछ रिवर्स हो गए, कुछ पॉन्ड्स हो गए, कुछ लेक्स हो गए, ठीक है। तो ये सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाते हैं, राइट। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द एक्वेटिक इकोसिस्टम टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड हैं, राइट। जैसे आपका फिश हो गया, या फिर आपके जो फिश हो गए, या फिर जितने भी टॉर्टाइज हो गए, या बिग फिशेज हो गई, स्मॉल फिशेज हो गई, तो वो सारे पार्ट हैं इसके एक्वेटिक इकोसिस्टम के, ठीक है। तो ये जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कुछ इसमें केमिकल वेस्ट हैं फॉर्म बाय द ह्यूमंस, is broken down by the aquatic system like oceans and rivers. तो हम क्या करते हैं, अब जो अपने केमिकल डिकम्पोजर्स हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, या जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हम इसमें अपने ओशियंस और रिवर्स में क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, आजकल वो पॉल्यूट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। फिलहाल अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मैराइन एनवायरनमेंट है, यानी कि पानी में रहने वाले जो आपके ओशियंस हैं, सीज हैं, या पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये जितने भी आपके वाटर सोर्सेज हैं, उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब कहलाते हैं हमारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट। और उस एनवायरनमेंट में रहने वाले जितनी भी स्पीशीज हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको हम बोलेंगे मैराइन इकोसिस्टम या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं जो हमारे अंडर वाटर रहते हैं। सो ये जो स्पीशीज हैं ये हैबिचुअल होती हैं पानी में रहने के लिए, और ये जो स्पीशीज हैं इसके काफी सारे टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। जैसे फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड है हमारी एल्कैलिनिटी और एसिडिटी, एंड फोर्थ इज लाइट। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सबस्ट्रेटम होता है, या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन है वो इसका क्या फीचर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली इट इज द फंक्शनल नीड ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये फंक्शनलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, फॉर द लिवलीहुड के लिए, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है it is also available to all the human beings in the aqueous system and depends upon the factors influence how it is dissolves in the aquatic system। और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कैसे उस इकोसिस्टम में पूरी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, कैसे वो स्पीशीज ऑक्सीजन को ले रही हैं, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सारा ऑक्सीजन के बारे में। अब नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ दी मैनी केमिकल्स इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम। यानी कि जो भी हमारे केमिकल्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो बायोडिकम्पोजर्स हैं, या एक्वेटिक या मैराइन इकोसिस्टम में मिलने वाली जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्रीजेस। तो जब गर्मी बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द टेम्परेचर इन द इकोसिस्टम।
अब जैसे हमारे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग हो गई, या अर्बन कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, तो इससे निकलने वाला जो डिकम्पोज है, जो वेस्ट है, वो हम कहीं ना कहीं एक्वेटिक सिस्टम में हम मिला देते हैं और उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये फीचर था ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम का, जो था टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे एल्कैलिनिटी एंड एसिडिटी की। तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका ऑन दी बायो कॉन्टेंट एंड दी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इकोसिस्टम में हमारी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी एल्कैलिनिटी और एसिडिटी। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है ऑफ द मैनी लाइफ फॉर्म्स एंड प्लांट डिपेंड्स ऑन दी एल्कैलिनिटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, कहीं ना कहीं ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात आती है लाइट की। लाइट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारे मैराइन सिस्टम में या जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो भी हमारे पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे एल्गी हो गए या बैक्टीरिया हो गए या जो भी और भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है, लाइट की, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं और वो लाइट से ही अपनी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके वो अपना फूड जो है वो खुद से ही सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो जो लाइट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है उस पे सारे लिविंग क्रिएचर्स विच आर लिविंग इन द एक्वेटिक सिस्टम। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सबस्ट्रेटम। तो जो सबस्ट्रेटम है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, सबस्ट्रेटम बोलते हैं जो हमारा बिल्कुल तली है। ठीक है, जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं भाई, उसमें कुछ ना कुछ तो आपका जो जिसे कहते हैं बेड, ठीक है, तो बेड ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी जो भी उसकी धरती है या जो धराशय है, जो बिल्कुल बॉटम की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम। तो जो सबस्ट्रेटम है उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी मैटर्स होते हैं। ठीक है, तो दैट फॉर्म्स द बेड ऑफ ए रिवर, स्ट्रीम, लेक एक्सेट्रा। तो ये क्या काम करते हैं, एज ए बेड फॉर्म करते हैं किसी भी रिवर का, लेक का या फिर स्ट्रीम का। ठीक है, अब इस पे कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम के, दैट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज, ऑर्गेनिक कंटेंट और द कांटेक्ट विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी कुछ हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी, पार्टिकल साइज, ऑर्गेनिक कंटेंट एंड दी वेरियस अदर फैक्टर्स। तो ये बात थी हमारी सबस्ट्रेटम की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। ये इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एल्गी है वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया इस सेगमेंट का, और ये क्या करता है, दे क्रिएट बायोमास फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग सनलाइट। यानी कि सनलाइट से ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये अपना क्या क्रिएट करते हैं, एक तरीके के बायोमास क्रिएट करते हैं। तो इनको बोला गया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। तो ये क्या होते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूम्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूज दी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एज एनर्जी सोर्सेज। तो ये ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को, हेट्रोट्रॉफिक मतलब एक तरीके से आपके ऑर्गेनिजम्स को बोला गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। अब ये क्या करते हैं, ये भी अपना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूफेलिन ऑर्गेनिजम्स विच आर सॉल्ट टॉलरेंट कैन एग्जिस्ट इवन इन दी मैराइन इकोसिस्टम और इन दी सॉल्ट इंटॉलरेंट स्पीशीज। तो यानी कि ये जो स्पीशी है जिसको हमने यूराइफेलिन बोला है, तो ये एक इनका नेचर है कि ये बहुत अच्छे से ऐसे सिस्टम में इजीली एडॉप्ट कर लेते हैं और वहां पे बहुत अच्छे से ये सरवाइव कर लेते हैं, किसमें, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो ये सारे थे फीचर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की, कि उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कैसे वो अपना वर्क करता है टू सस्टेन इन दिस इकोसिस्टम, राइट। तो फर्स्ट है यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट।
तो एबायोटिक कंपोनेंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आपके आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, राइट, तो हम देखेंगे हमारे एक्वेटिक सिस्टम में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं और कैसे वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी स्पीशीज लिविंग इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इट कंप्राइजेस ऑफ दी सबस्ट्रेट लाइक जैसे डेप्थ ऑफ द वाटर हो गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं आपके वाटर में जो प्रेजेंट हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में, या टेम्परेचर है, या जो एसिडिटी लेवल्स है, ठीक है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। भाई अदर तो हमारी फिशेज हो गई, या कुछ ऐसे जीव जंतु हो गए, बिग फिशेज हो गई, लार्ज फिशेज हो गई, या कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, लेकिन वो सब हैं तो लिविंग ही है ना, तो हम यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट में उनको काउंट नहीं करेंगे। तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और हमें पता है ये जो है कुछ सबस्ट्रेट है जैसे डेप्थ ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी वाटर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और एसिडिटी लेवल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, लेकिन इनको जो मेजर करना है वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फैक्टर है, और इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा इसको डिटरमाइन कर पाना मुश्किल हो जाता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जैसे ऑक्सीजन हो गई, या डेप्थ ऑफ वाटर हो गया, या क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, या फिर क्या उसका एसिडिटी लेवल्स है, ठीक है। तो ये आपके आ गए स्ट्रक्चर ऑफ दी एक्वेटिक इकोसिस्टम में विच कम्स अंडर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो यहाँ पे हम जितनी भी लिविंग स्पीशीज है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दैट वी विल डिस्कस हेयर। तो जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स हम जानते हैं जितने भी हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल वेटलैंड प्लांट्स हो गए, या कुछ कैनोपीज हो गई, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सेडिमेंटेशंस के लिए जो चीज़ें हमें नीडेड है, जैसे स्नेल्स हो गए या मड फ्लैट्स हो गए। तो इस सब के लिए जो हम बात करेंगे, जो वेटलैंड प्लांट्स में रहने वाले जो एरनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, या इस टाइप के बायोस्फीयर में, उस लिथोस्फीयर में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है दे कम्स अंडर दी बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दी वाटर। तो यहाँ पे उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल है वेटलैंड्स प्लांट्स एंड कैन फॉर्म कैनोपीज। कैनोपीज हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अपर मोस्ट पार्ट है हमारे प्लांट्स का या फॉरेस्ट का, उसको कैनोपीज बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वेटलैंड्स के लिए वर्ड को यूज कर रहे हैं, दैट इज कैनोपी, एंड इट इज इन टर्न यूज फॉर सेडिमेंटेशन। और कहीं ना कहीं ये जो कैनोपीज है या वेटलैंड प्लांट्स हैं ये आपके सेडिमेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं, या ऑटोमेटिकली हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेटलैंड प्लांट्स की, दैट कैन फॉर्म दी कैनोपीज यूज फॉर दी सेडिमेंटेशन, यानी कि वेटलैंड्स भी हैं इसके अलावा, वो भी हमारे सेडिमेंटेशन में यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के भी यहाँ पे कुछ फॉलोइंग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर पार्ट्स हैं, तो हम वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट दी पार्ट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर्स, सेकंड इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स, राइट। तो प्रोड्यूसर्स जैसा कि हम जानते हैं जो अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं, खुद ही फॉर्म करते हैं, उनको बोला गया प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारे एक्वेटिक सिस्टम में, इंक्लूड्स फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ मैक्रोफाइट्स हैं, या फिर ऐसे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से एनर्जी गेन करके अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला गया है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अगर हम इसमें सी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, मैक्रोफाइट्स और कुछ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, राइट। अब सेकंड पार्ट है यहाँ पे कंज्यूमर्स का। तो जो कंज्यूमर्स हैं, तो कंज्यूमर्स जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे फॉर द एनर्जी के लिए। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिपेंड हैं एंड दे आर अनेबल टू क्रिएट
ऑर्गेनिक मैटर बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, और वो सोलर एनर्जी से भी मिलकर अपनी ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे जू प्लैंकटन हो गए, ठीक है। तो जो जू प्लैंकटन है दे कन्वर्ट्स फाइटोप्लैंकटन इनटू द इकोसिस्टम, और फिर उसके बाद दे आर कंज्यूम्ड बाय द फिश एंड द अदर एनिमल्स ऑफ द इकोसिस्टम, उसके बाद जो फिशेज हैं या कुछ अदर एनिमल्स हैं वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो कुछ ऐसे हर्बीवोर्स आ गए या जो कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे काम करते हैं एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के। तो मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी एक तरीके से पूरी फूड चेन बनी हुई है कि कैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कैसे कंज्यूमर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स में भी फर्दर डिवाइडेशन है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है या टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये जो चेन है हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकम्पोजर्स की, इट इज कॉमन इन ऑल दी इकोसिस्टम्स। तो हम जितने भी इकोसिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इन 3 फैक्टर्स को जरूर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो उनकी जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है, लेकिन जो तरीका है एक दूसरे पे डिपेंड होने का वो सेम है, राइट। तो ऐसी थर्ड पॉइंट आ जाता है डीकम्पोजर्स का। तो जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं which aid in the decomposition of the dead and decaying matter of the aquatic ecosystem। तो यहाँ पे भी जितने भी आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डिकेइंग मैटर है, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको फर्दर डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, और वो उस पर डिपेंड है फॉर देयर एनर्जी के लिए और फॉर देयर सोर्स ऑफ द फूड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी डिकम्पोजर्स हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। Now in this slide we will discuss about the functions of aquatic ecosystem, कि क्या क्या functions हैं ecosystem के, कैसे वो एक important role play कर रहा है हमारे environment के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे first point है हमारा, जैसे the aquatic ecosystem plays an important role in the recycling of the nutrients within the system, यानी कि उस सिस्टम में जितने भी न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं वो उसको अगेन एंड अगेन रिसाइकिल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो सारा जीवन तो उनका पानी में ही है, वो तो कहीं उससे बाहर जा नहीं रहे, तो उनको न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में। अब सेकेंड पॉइंट है, it also plays the vital function of purification of the water। तो ये हमारा वाटर का जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल दैट टेक्स प्लेस, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े सीज हैं, जो सोर्सेज हैं, जैसे हमारे ओशियंस हो गए, सीज हो गए, या जो मैराइन सिस्टम है, उनसे क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इवेपोरेट होता है एंड अगेन वो रेनफॉल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए कहीं ना कहीं रेनफॉल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और रिस्पॉन्सिबल है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड बाय द ह्यूमंस फॉर द रिक्रिएशन। तो ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है कहीं ना कहीं रिक्रिएशन के लिए, क्योंकि हमारी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो लिविंग हम जो ह्यूमंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन इक्वेटिक सिस्टम पर डिपेंड है फॉर देयर लिवलीहुड के लिए या फिर रिक्रिएशन के लिए। अब फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, these are also a source of the livelihood for the people लिविंग अराउंड दी कोस्टल रीजन्स। तो इन रीजन्स के अराउंड जो भी लोग रहते हैं उनके लिए भी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये उनके लिए सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, क्योंकि उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे जो मछली पालन करते हैं, जो मछुआरे हैं, वो किस पर डिपेंड है, इन्हीं पर तो डिपेंड है, क्योंकि वो मछली पकड़ते हैं, मछली को बेचते हैं, उनसे जो उनकी अर्निंग होती है वो उससे बेचारे अपना घर चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं आसपास सराउंडिंग्स में, जो भी कोस्टल एरियाज में है, वो इन पे कहीं ना कहीं डिपेंड है फॉर देयर लिवलीहुड। एंड द लास्ट पॉइंट इज they also plays a variety of the roles which are beneficial to the environment। ये बहुत सारे ऐसे रोल्स प्ले करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जैसे ये फ्लड्स को रेगुलेट करते हैं, या जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करते हैं, ठीक है, या फिर ये हमारी वाइल्ड लाइफ को भी बहुत कहीं ना कहीं शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर इन द सेंस एज ए सोर्स ऑफ वाटर ये
उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे फंक्शंस ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो यहाँ पे हमारा ये एक्वेटिक इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। इसमें हमने फीचर्स पढ़े हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं और कुछ फंक्शंस देखे हैं। सो this all about this presentation and thank you for listening this presentation.